नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो साथियों, इससे पहले कि आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करें, एक नोटिस जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। यह नोटिस उन लोगों के लिए है जो लोग कुसुम नेट क्लासेस का पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें हम लोग यह बात करेंगे कि आप पेड कोर्सेज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कितने पैसे देने होंगे। उसके बाद हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको कुसुम नेट क्लासेस का एप्लीकेशन सर्च कर लेना है। आप यदि फ़ोन चला रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कुसुम नेट क्लासेस का एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर से और नाम डालकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय पेरेंट लॉगिन नहीं करना है, नॉर्मल लॉगिन करना है और अपना जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें मांगता है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम और फ़ोन, और उसके बाद OTP जाएगा, फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा। देन आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर आपके सामने 3 आएगा। एक तो पहला यह है UGC नेट पेपर 1 का कोर्स दिसंबर 2023 के लिए। तो यदि आप यह कोर्स लेना चाहते हैं तब आपको 2100 रुपये देने होंगे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा दिसंबर 2023 UGC नेट हिस्ट्री, ये जून में ही हमने स्टार्ट किया था, इसको अपग्रेड करके दिसंबर तक ले गया क्योंकि उस वक्त पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आप यदि यह कोर्स लेना चाहते हैं, यह कोर्स का फ़ी दरअसल 3999 था, लेकिन शुरुआती दौर में 2100 रुपये में कोर्स को सभी लोगों ने खरीदा था। लेकिन यह अगले 1 सप्ताह के लिए आप सभी लोगों के लिए ऑफर है। यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ 999 रुपये में आप यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो 134 वीडियोज़ इसमें ऑलरेडी जा चुके हैं। जैसे यूनिट 7 का मॉडर्न हिस्ट्री में 11 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और यूनिट 4 और 5 में भी काम हुआ है। यूनिट 10 का हिस्टोग्राफी भी हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिलेबस के सबसे पहले हिस्से में है वो भी हम लोगों ने किया है। यूनिट 1 किया है, यूनिट 2 किया है और यूनिट 3 अभी हम लोग नहीं किए हैं। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 मतलब लगभग मान कर चले कि 5 से 6 यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो बाकी यूनिट बचे हैं जो दिसंबर से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, चूंकि आपको पता होगा कि हम लोग UGC नेट का सिलेबस फॉलो करते हैं और मेरा ख्याल है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक यदि भारत में किसी भी एग्जाम को माना जाए तो UGC नेट का सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है, सबसे ज़्यादा डेप्थ भी है इसमें। तो इसके सिलेबस के हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्ट का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी TGT हो, PGT हो, UPSC हो या फिर BPSC हो, कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन हो, उन सब में आपको काम आएगा और आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 7 नंबर के बारे में। तो देखिए, यूनिट 7 में हम लोगों ने सोर्सेज कर लिया है, जिसमें हिस्टोग्राफी वगैरह पढ़े थे। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर हम लोग करेंगे और ये दोनों एक साथ होगा। और ब्रिटिश रिलेशन हम लोग कर चुके हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर चुके हैं और ये दोनों एक साथ होगा, हम लोग जल्द करेंगे, इसी महीने के अंदर करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज के बारे में, जो कि 1909 से लेकर के 1935 तक सिलेबस में शामिल किया गया है। तो हमारे सिलेबस में शामिल है 1909 का एक्ट, जिसे आप लोग मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हो, और उसके बाद 1935 का अधिनियम, यानी उस बीच में जो भी अधिनियम आए, उसके बाद 1919 का अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम है, और उसके बाद 1935 का अधिनियम जिसको आप लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हो। तो ये 3 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यदि शॉर्ट में बात करें तो हम लोग यही बात करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि आज जो हम लोग जिस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, क्या वो अचानक से आया या फिर उसका भी अपना एक हिस्ट्री रहा है। तो भारत के इतिहास बनने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पहला एक्ट कौन था और उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई थी। देखते हैं इसमें कहाँ तक कवर करते हैं। हम लोग को तो आज के लेक्चर में पूरा 1773 से 1935 कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉड है, तो इसको हम लोग 3, 4, 5 लेक्चर में बांट करके पढ़ेंगे।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यह 1773 से शुरू होता है और यह 1935 ईस्वी तक कॉन्टिन्यूसली चलता है। और मेरे बारे में यहाँ पे मैंने पीपीटी में लिखा है, तो आप लोग जानते होंगे मेरा नाम अमृत है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी हिस्ट्री में ही सीबीएसई गया से। मैंने जारेफ किया है हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में नेट किया है, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीन एंड पीस स्टडीज़ में भी हमने नेट किया है। यहाँ पे बुद्धिस्ट में डबल बी हो गया है। और यदि आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तब आप 8227065305 पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर यहाँ पर मेल कर सकते हो। तो सबसे पहले यदि बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहीं से शुरू हुआ। लेकिन देखो 1773 में है तो शुरू हुआ, लेकिन पूरे दुनिया में यदि हम लोग लिखित संविधान की बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तब वहाँ पर लिखा गया। यानी अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी बहुत लंबे समय तक चलता रहा। आप पढ़ेंगे अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल, तब आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। अमेरिका भी ब्रिटेन के अधीन था और वह भी 13 कॉलोनीज में बटा हुआ था। तो 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तब वह दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो लिखित संविधान को अपनाया। और उसका लिखित संविधान तो है लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान है, और भारत का भी लिखित संविधान है लेकिन भारत का सबसे लंबा और सबसे पेचीदा लिखित संविधान है पूरी दुनिया का। वहाँ पर मेरे ख्याल से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 या 8 ही हैं, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है। या आप लोग चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो नाम से आपको स्पष्ट है, रेगुलेट करना मतलब किसी चीज़ को संचालित करने के लिए एक्ट लाया गया था। तो क्या यह एक्ट अचानक से लाया गया या इससे पहले की थोड़ा बहुत हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 1757 में पलासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर की युद्ध हुई। तो इन दोनों युद्ध के पश्चात लगभग यह तय हो गया कि भारत में आने वाले दौर में कौन शासन करने वाला है। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करने वाली थी, यानी अंग्रेज ही रूल करने वाले थे। लेकिन अंग्रेज डायरेक्टली नहीं यहाँ पर है, अभी अंग्रेज की कंपनी आई है यहाँ पर। उससे पहले पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ये सारे कंपनीज आ चुके हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लड़ाई जीतती है फाइनली बक्सर का युद्ध। उसके बाद 12 अगस्त 1765 को जो है लॉर्ड क्लाइव, वह मुगल सम्राट, उस समय के जो मुगल सम्राट हैं उनका नाम है शाह आलम सेकंड, उनसे यह एक फरमान प्राप्त करता है, एक ऑर्डर प्राप्त करता है। और उस ऑर्डर में यह मेंशन था कि अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाएगी। तो उस फरमान के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। और दीवानी में ही रिवेन्यू का अधिकार हुआ करता था। उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले इन्होंने कहा कि आपको 26 लाख रुपया जो है हमको पर ईयर दे दीजिएगा। किसने कहा? शाह आलम सेकंड ने। किसको कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। तो यह तो एक अच्छी बात थी, लेकिन कंपनी के लिए क्या हुआ कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी रिवेन्यू से रिलेटेड। आपको पता होगा 2 तरीके के मामले हैं, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी जो सिविल मामला है वह पूरा का पूरा इसको प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि जो बंगाल का नवाब है वो मूल तौर पर एक पेंशनर बन गया, यानी कि भैया आपको साल भर में 26 लाख रुपया हम आपको लाकर दे देंगे। उसके बाद हमें दीवानी प्राप्त हो गई इस एरिया की, तो हम कितना टैक्स लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जैसे ही 1 साल होगा 26 लाख रुपया चुका देंगे। ठीक है, चलिए। कंपनी को उसे 53 लाख रुपया वार्षिक निजामत कार्य के लिए देना होता था, यानी निजामत से जो रिलेटेड काम होता था उस कार्य के लिए कंपनी जो है 53 लाख रुपया एनुअल देती थी। किसे? मुगल सम्राट को। और वैसे दीवानी के लिए कितना? 26 लाख। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप मिनट और सेकंड को आप लिख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर हमें समझने में समस्याएं हुई। और क्लाइव जो है इस तरीके से वहाँ पर दोहरी प्रणाली जो है स्थापित करता है। कंपनी दीवान को मिल जाता है और नवाब के पास निजामत के अधिकार रहते हैं, वह नाजिम बन करके रह जाता है।
लेकिन एक बात यहाँ पर और मेंशन कर लीजिएगा कि नवाब की आर्थिक और सैनिक स्वतंत्रता जो है लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वो सारी चीजें तो रिवेन्यू पे ही डिपेंड करती हैं। तो आर्थिक और सैनिक स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो गई है, तो वह केवल नाम मात्र का अब नवाब रह गया है। समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद फिर अंत में जाकर के यह तय हुआ कि कंपनी जो है 4 लाख पाउंड जो है एनुअल अंग्रेजी सरकार को देगी। अब आपको पता होगा कि क्या अंग्रेजी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अचानक से आई थी? उसके लिए भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ऑर्डर दिया। अब वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया और उन्होंने कहा कि देखो, हमने तो भैया साइन करके आपको ट्रेड करने के लिए इंडिया भेज दिया है, लेकिन आप उसके बदले जो है हमें 4 लाख पाउंड जो है एनुअल हमें टैक्स दोगे या पैसा दोगे, जो भी हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलो, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने जो है मीर जाफर जब मर जाता है वहाँ का बंगाल में, तो मीर जाफर के मरने के बाद 1765 में जो है उसका पुत्र नजम उद्दौला से निजामत का काम ले लेता है। आपको पता हो कि निजामत का काम अभी तक किसके पास है? बंगाल के नवाब के पास, और दीवानी अधिकार अभी तक कंपनी के पास था। तो जैसे ही मीर जाफर की मृत्यु होती है तो कंपनी क्या करता है? कंपनी उसके बेटे को कहता है भैया आप निजामत का काम दे दो, तुम्हारे पिताजी से समझौता था, अब तुमसे इस मामले में समझौता नहीं करेंगे। तो निजामत का काम ले लेता है और काम लेने के बाद कंपनी जो है अपने फेवरेट व्यक्ति को मोहम्मद रजा खां को जो है बैठा देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि कंपनी के अधीन ही हर तरीके के अधिकार और हर तरीके के विभाग आ जाते हैं, और यह जो ड्यूअल सिस्टम है वह 1765 से लेकर के 1772 तक कंटिन्यूअसली चलता रहता है। समझ में आ रही बात? चलिए, उसके बाद लाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत को संचालित करने के लिए। यहाँ से एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स ऑन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विच बिगिंस विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बात करें, यदि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वह एक लंबा इतिहास रहा है और वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ऑलमोस्ट शुरू होता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट कर इसको पढ़ेंगे। 1773 से लेकर यदि हम लोग 1935 तक की बात करें तो 1935 का यहाँ पर 1947 हम लोग कर लेंगे। तो एक तो कंपनी के अधीन किस तरीके से चला, और उसके बाद जो है क्राउन के अधीन किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। 2 हिस्सों में इसको हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। तो 1773 से लेकर 1857 तक 57 तक हम लोग जो है एक साथ पढ़ेंगे, और 1857 से लेकर के 1935 तक, क्योंकि लास्ट अधिनियम यही है, तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय क्राउन का फेज है। समझ में आ रही बात? चलिए, यदि हम लोग इसके प्रोविजंस की बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किया गया, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सॉरी यार, थोड़ी सर्दी है तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो। हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यह है कि ब्रिटिश कैबिनेट इंटरवेंड इन द इंडियन अफेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले जो है ब्रिटिश कैबिनेट इंटरफेयर नहीं की थी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर का युद्ध जीत लिया और दोहरी शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक बंगाल में चला भी लिया, तब जाकर ब्रिटिश कैबिनेट को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अब यह संभावनाएं दिखने लगी कि आगे वहां पर अस्थाई शासन अंग्रेजों का रहने वाला है। तो उन्होंने इंटरफेयर किया पहली बार। तो पहली बार कब इंटरफेयर किया? 1773 के 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वर टोल्ड टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, कंपनी को जो संचालित डायरेक्टर्स की टीम हुआ करती थी, सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं था, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा साफ साफ ऑर्डर दिया गया कि भैया रेवेन्यू से रिलेटेड और सिविल एवं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी मामला, कोई भी फैसला लेते हो तो आप लोग हमें सूचित करेंगे। उसके अलावा
जिनके पास 1000 पाउंड का जो शेयर होता था उनको यह अधिकार दिया गया कि आप जो है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में वोट दे सकते हैं। यानी जब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स का सिलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग के थ्रू होगा, तो वोट वही व्यक्ति देगा जो मिनिमम 1000 पाउंड शेयर करता हो। ठीक, ये बातें निश्चित तौर पे कही गई। उसके अलावा 4 साल रखा गया कि भैया जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे वह 4 साल के लिए बनेंगे, उनका टाइमिंग 4 साल रखा गया। और डायरेक्टरों की संख्या वगैरह कितनी रखी गई ये सब हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स वाज constituted in Bengal in which the Governor General and his 4 काउंसलर were appointed। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया गया बंगाल में, और गवर्नर जनरल के साथ 4 काउंसलर को रखा गया, 4 पार्षद को रखा गया कि भैया आप इनके साथ मिलकर के चलाएंगे। इन दिस बोर्ड डिसीजंस वे टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी के आधार पे, यानी जिसको जितना वोट मिलेगा जिस फैसले पे उस आधार से यहाँ पर फैसला लिया जाता था, उसको लागू किया जाता था। By this act, Warren Hastings was appointed as Governor General and Clavering, Monsell, Burbell and Philip Francis as counselor in the board। देखो यार, नेट के एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया, और स्पेशली आप सेट वगैरह के एग्जाम देना चाहते हैं तब तो उसमें मतलब असंख्य बार पूछे गए हैं सवाल। हालांकि असंख्य बार एग्जाम नहीं हुआ सेट का, लेकिन देखो वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, और इसके साथ जो 4 पार्षद अपॉइंट किए गए थे उसमें से एक का नाम क्लेवरिंग था, दूसरे का नाम मॉन्सेल था, तीसरे का नाम बर्बेल था, चौथे का नाम फिलिप फ्रांसिस था। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। एंड ऑल हैड अ टेन्यूर ऑफ 5 years बट कुड बी रिमूव्ड बाय द ब्रिटिश एम्परर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो इन सभी को 5 साल का टाइम तो दिया गया कि भैया आपका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए, जैसे भारत में लोकसभा सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन यदि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश कैबिनेट को शिकायत करते हैं कि भैया इसका लूर लक्षण ठीक नहीं है, तो 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता था। ठीक है। द गवर्नर जनरल was given both non-military and military authority over the presidency of Fort William in Bengal, as now called the governor of all English territories। इसमें क्या हुआ कि देखिए गवर्नर जनरल यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है, तो गवर्नर जनरल को जो है मिलिट्री का अधिकार और नॉन मिलिट्री का अधिकार, दोनों का अधिकार दिया गया फोर्ट विलियम, जो कि बंगाल, उसी को कोलकाता के नाम से हम लोग जानते थे, अब उसका एक्सपेंशन हो गया, फोर्ट विलियम ही मेन सेंटर हुआ करता था। तो फोर्ट विलियम के ऊपर जो है मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों तरीके का अधिकार दे दिया गया। किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। उसके बाद इन स्पेशल केसेस ही कुड आल्सो सुपरिटेंडेड द प्रेसिडेंसी ऑफिसेज ऑफ मुंबई एंड मद्रास। और यदि कभी ऐसा लगे, ज़रूरत पड़ जाए किसी विशेष स्थिति में, तो उसके पास अधिकार था कि वह बंगाल और मुंबई और मद्रास, जिसको बॉम्बे और मद्रास आप कहेंगे, वहाँ का भी प्रेसिडेंसी को देख सकता था, वहाँ पर भी जा कर के उसको सॉल्यूशन कर सकता था। क्योंकि पता होगा आपको कि 3 तरीके के प्रेसिडेंसी यहाँ पर मूल तौर पे मौजूद थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद क्या हुआ कि चलो इतना सारा कुछ तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए, तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो अगले साल यह भी किया गया कि भैया अब यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको एक न्यायिक व्यवस्था भी खड़ी करनी होगी और जो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करे। इसीलिए 1773 के एक्ट के तहत ही अगले साल 1774 में 74 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। और कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उन सबको इस ज्यूरिसडिक्शन में लाया गया, यानी कि वह यदि किसी तरीके का कोई भी उनके ऊपर मुकदमा होता है या किसी तरीके का वो गलत कार्य करते हैं, किसी भी मामले में फंसते हैं, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन का जो एरिया होगा वह कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट होगा। यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जब लाया गया तो बोला गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों पे ध्यान देगा, तो पहला चीज़ लॉ ऑफ इक्विटी पे ध्यान देगा और दूसरा कॉमन लॉ पर भी ध्यान देगा, दोनों तरीके के लॉ पर ध्यान देगा। ठीक। लॉ ऑफ इक्विटी मतलब कि सबको न्याय एक तरीके से मिलेगा, और कॉमन लॉ का मतलब क्या है कि यहाँ के नौसेना से रिलेटेड, रिलीजियस मामले से रिलेटेड
या फिर देश के जो कॉमन इश्यूज हैं उससे रिलेटेड लॉ भी बनाने का अधिकार रखेगा। एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जज होगा इसको सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए। दिस कोर्ट वाज अलाउड द राइट ऑफ प्राइमरी एंड अपील। इसके पास जो है अपील करने का भी अधिकार था, इसके पास अपील करने का भी अधिकार था और कोई भी अपील यहाँ पर कर सकता था, चाहे अंग्रेज हो, चाहे भारत की प्रजा हो, चाहे कोई और हो। कोई और मतलब क्या, यहाँ पे तो 2 ही तरीके के लोग हैं, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूरत पड़ने पे खटखटा सकते थे। यहाँ तक समझ में आई बात। इसमें क्या हुआ, सर एलिजा एम्पे को पहली बार जो है अपॉइंट किया गया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तौर पे। द पावर टू मेक लॉज वॉज गिवन टू द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दीज लॉज इट वॉज मैंडेटरी टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह नियम लागू हो वह दिखाना पड़ता था किसको, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। एलिजा एम्पे यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा था उसमें 3 पॉइंट और लिख लीजिए कि एक तो एलिजा एम्पे थी चीफ जस्टिस और उसके साथ साथ चैम्बर्स, लिमास्टर और हाइड, ये 3 लोगों को न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया गया था। यह एक सवाल कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्राइवेट ट्रेडिंग ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज वाज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। और यहाँ कहा गया कि भैया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास अब अधिकार नहीं रहा कि वह अपना निजी व्यापार कर सकें। आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ मिलकर काम कीजिए, जितना आप इससे कमाएंगे वही आपका मूलधन होगा, आपको अलग से कोई भी अपना ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद सैलरी वाज इंक्रीज्ड फॉर द एम्प्लॉयज एंड दे वेर फॉरबिडन टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रिब्यूट। कहा गया कि देखो किसी भी तरीके का घूस वगैरह नहीं लेना है, कोई भी आए गिफ्ट देने के लिए किसी भी तरीके का, जैसे प्रोग्रेसिव लोग गिफ्ट के नाम पे क्या कहते हैं कि अरे ये तो कार मिला है, तो बोले दहेज में लिए, बोले नहीं 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 तो गिफ्ट में मिला, उपहार के तौर पे, तो वो तरीका बदल गया बस डॉरी का। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन किया गया, साफ साफ कहा गया सख्त लहजे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं लेंगे और नहीं किसी को गिफ्ट देंगे। क्यों कहा गया, तो बोला गया कि भाई गिफ्ट में जो हमको पैसा वगैरह मिल सकता था, घूस वगैरह थोड़ा कमा सकते थे, वो तो सब खत्म हो गया। तो ब्रिटिश कैबिनेट ने कहा कि आपका पेमेंट बढ़ा दिया गया, मतलब पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा, आपको गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो चीज़ आप टेबल के नीचे से लेने वाले थे वह आपको एकदम मूलधन में बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी बाद में लोग किए, लेकिन यह ऑर्डर आया और यह अप्लाई भी किया गया। दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और यह अधिनियम तो पहली बार लाया गया था एक्ट यार भारत को कि संचालित करके देखते हैं, तो यह मूल तौर पे था चेक और बैलेंस के लिए। वो लोग चेक कर रहे थे भारत को और साथ मतलब पावर का चेक एंड बैलेंस की बैलेंस भी बना करके रखे और इसको चेक भी करते रहे। देखो इसको याद रखिएगा कि किस एक्ट को चेक्स एंड बैलेंस एक्ट कहा जाता है, तो वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड मिल रहा था, पार्षद लोगों को 10,000 मिल रहा था, मुख्य न्यायाधीश को 8,000 मिल रहा था और छोटे न्यायाधीश को 6,000 मिल रहा था, इस तरीके से। और यह माना जाता है कि यह पेमेंट जो है उस समय का दुनिया में जितने भी अधिकारी थे उन सबसे हाईएस्ट पेमेंट हुआ करता था, मतलब टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स ये लोग थे। उसके बाद देखिए 1773 में लाया तो गया और उसके बाद 1781 में जो है इसको अमेंड करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई और जो ये लोग सोचे थे उस हिसाब से काम नहीं हुआ, इसीलिए इसको अमेंड करने के लिए 1781 में 81 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। किसने लाया गया था? दिस एक्ट वॉज ब्राउट टू अमेंड द एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ब्राउट इन 1773 एडी। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसी में संशोधन करने के लिए इसको लाया गया। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। इसमें पहला, बाय दिस एक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन कलकत्ता वाज डिफाइंड। पहली बात कि इसमें यह डिफाइंड कर दिया गया ज्यूरिसडिक्शन, यानी कलकत्ता कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता है
उसका ज्यूरिसडिक्शन का एरिया क्या होगा, कहाँ तक उसका होगा एरिया, क्या वो पूरा भारत होगा, क्या होगा, यह पूरे तरीके से डिफाइंड कर दिया गया। उसके अलावा 1781 का एक्ट के द्वारा कंपनी के पदाधिकारियों जो अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो गए। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी के अधिकारी थे इससे पहले किसके अधीन थे, उनका ज्यूरिसडिक्शन का इलाका क्या था, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट। अब उनको उससे बाहर निकाल दिया गया, अब वहां पर उनका मामला नहीं सुना जाएगा। ठीक, तो कहाँ सुना जाएगा वो हम लोग देखते हैं। सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ इंडियन शुड बी रेस्पेक्टेड वाइल मेकिंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। इसमें कहा गया कि देखो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल को भी कि यदि यार किसी भी तरीके का आप नियम कानून बनाते हैं तो भारतीय समाज का जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज है उसको ध्यान में रखकर बनाइएगा। खामखा आप देखो कि मतलब दिक्कत ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए, इसलिए there should not be any obstruction of any kind in the system of collecting revenue। रिवेन्यू को कलेक्ट करने में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यह 3-4 बातें इसमें कही गई। एक बात इसमें और जो लिख सकते हैं वो लिख लीजिएगा कि 5,000 पाउंड से ज़्यादा अधिक का मामला जब आ जाता था, 5,000 पाउंड से जब अधिक का मामला आ जाता था मतलब केस, तो वह केस को इंग्लैंड के किंग काउंसिल के पास भेज दिया जाता था। वह फिर भारत से डील नहीं होता था क्योंकि वो तो बहुत हाई फाई केस हो गया ना, तो उसको वही लोग डील फिर करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको पढ़ते हैं। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करें, सबसे पहला पॉइंट, दिस एक्ट वाज ब्राउट टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो उसमें किसी भी तरीके की जो समस्याएं थी उसको समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। एंड द बिल रिलेटेड टू दिस एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन पिट्स द यंगर एंड पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1784। देखिए इससे पहले कि इंडिया में दरअसल होता क्या था कि इंडिया में कोई भी एक्ट आता था तो उसको पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता था, और जब वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो दोनों से जब पारित हो जाता था तब उसको इंडिया लाया जाता था। तो उसी तरीके से उस समय जो है 1784 के समय इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, पीट द यंगर नाम है। ठीक है, तो इन्होंने बिल पारित किया 1784 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, अब वो इंडिया आएगा। इसमें क्या किया गया कि 6 कमिश्नर को ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया कि एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया जिसमें 6 कमिश्नर को रखा गया। एंड इट वाज गिवन कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया इन इंडिया। और इनको यह अधिकार दिया गया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी एरिया इंडिया में ऑक्युपाइड किया गया है उसका अथॉरिटी आपके पास है, और इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। इट्स मेंबर वेर अपॉइंटेड बाय द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, और इसके जो मेंबर हैं वह ब्रिटेन के द्वारा यानी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। आउट ऑफ इट्स 6 मेंबर्स, 1 इज ब्रिटेन्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड द अदर इज द फॉरेन सेक्रेटरी एंड 4 अदर्स वेर चूजन बाय द एम्परर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द प्रिवी काउंसिल। तो यह जो 6 कमिश्नर बनाए गए उसमें से एक तो भैया ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर था जिसे एक्सचेकर हम लोग कहते हैं। उसके अलावा जो है दूसरा जो था फॉरेन सेक्रेटरी था, और 4 जो अलग थे वह प्रिवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। यहां तक समझ में आगे बात, तो आगे बात करते हैं। इन इंडिया द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। पहले गवर्नर जनरल के परिषद में 4 लोग थे, आपको पता होगा, हमने ऊपर में 3 का नाम भी लिखवाया था, और एक गवर्नर जनरल थे, आपको याद होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस एक्ट में क्या किया गया, बोला गया कि एक सदस्य इसका घटा दो, यानी 4 से 3 कर दो। गवर्नर जनरल के अलावा 3 मेंबर होंगे, पहले 4 मेंबर थे उसके काउंसिल में। एंड आउट ऑफ दिस 3 1 प्लेस वाज गिवन टू द कमांडर इन चीफ, और इसे जो है एक को कमांडर इन चीफ बनाया गया। ठीक है, कमांडर इन चीफ बना दिया गया, किसको, ऑब्वियसली गवर्नर जनरल को। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छे। द गवर्नर्स ऑफ मुंबई एंड मद्रास वर कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल।
और इसको भी सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ। तीन ही गवर्नर, मतलब तीन ही गवर्नर होंगे ना मूल तौर पे, तो गवर्नर जनरल अभी बंगाल का ही चल रहा है। उसके अलावा इसमें अगला पॉइंट देखिएगा, कंपनीज पोसेशन इन इंडिया वेर रीनेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। और कंपनी जहाँ जहाँ पे शासन कर रही थी, बोला यह गया कि भैया आप जहाँ जहाँ शासन कर रहे हैं आप शासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ब्रिटिश पोजेशंस के नाम से जाना जाएगा, ब्रिटिश शासित प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। ये ठीक है। 3 मेंबर्स काउंसिल वेर फॉर्म टू द असिस्ट द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड मुंबई। और 3 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जो गवर्नर ऑफ मद्रास और मुंबई को असिस्ट कर सकता था, मदद कर सकता था। बिफोर वॉर एंड ट्रीटी विथ नेटिव किंग्स इट वॉज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर जनरल टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी गवर्नर जनरल के लिए ज़रूरी था कि भैया आप यहाँ के देसी रियासत के राजाओं से लड़ें और किसी भी तरीके का संधि करें, उससे पहले आपको कंपनी के डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ए कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू ट्राई ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे इंडिया में, उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट स्थापित किया गया, यानी कि अब इनका मामला इंडिया में नहीं, अब वहाँ सुना जाएगा। And the secret assembly of directors of the company was formed, which sent all the orders of the board of directors to India। और एक secret assembly बनाया गया डायरेक्टर्स का, जिसका काम यह था कि भैया जो कुछ भी ऑर्डर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वह इंडिया कैसे भेजा जाए, उनका काम था भेजना। एंड पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेर प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी पेपर बनाते थे, किसी भी तरीके का कागज, किसी भी तरीके का पत्र, लेटर भेजते थे, तो वह सबसे पहले किसके पास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाता था। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू प्लेस द लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया बिफोर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास से ही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ ही, उन्हीं के ऑर्डर पे वह चीज एक्सेप्ट करना होता था और उसको वह ले सकता था। उसके बाद द कंट्रोल बोर्ड हैड द पावर टू अल्टर लेटर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास यह पावर था कि भैया लेटर्स को बदल सकता था। मान लो कि आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ और लेटर इंडिया से और उसको चेंज कर दिया, यह अधिकार था इसके पास, कंट्रोल बोर्ड के पास, वीटो पावर टाइप से। उसके बाद एक्ट ऑफ 73 है, यह भी एक बड़ा मतलब छोटा सा एक्ट है। उसके बाद 1793 से मूल तौर पे एक्ट शुरू होगा। तो हम लोग एक्ट ऑफ 1786 भी पढ़ लेते हैं इसमें। देखिए एक्ट ऑफ 1786 की बात करें तो यह, इस एक्ट को किसने लाया गया था, इस एक्ट को भी पिट ने ही लाया। पिट ने क्या किया कि 1786 में एक एक्ट लाया और संसद के सामने रखा कि भैया इस एक्ट को जो है हम इंडिया ले जाना चाहते हैं। कौन, पिट, वही पिट जिसके ऊपर में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसने लाया था। चलो, पिट्स इंडिया एक्ट जिसने ऊपर में लाया था। तो पिट ने कहाँ रखा, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई अधिनियम लाया। और अधिनियम जब लाया गया तो कॉर्नवालिस इस समय यहाँ का वायसराय, वायसराय क्या, गवर्नर जनरल कह सकते हो, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यह अधिनियम इसलिए लाया गया था कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। मतलब कॉर्नवालिस मान ही नहीं रहा था, कॉर्नवालिस का अपना डिमांड था, तो कॉर्नवालिस को मनाने के लिए लाया गया कि भैया बंगाल संभाल रहे हो, अब देश संभालना है तुमको, बंगाल का तुमको गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल अब अपॉइंट करेंगे, अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रहोगे। लेकिन कॉर्नवालिस के अपने शर्त थे तो वह मानने को तैयार नहीं था। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि भैया मैं गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों का पावर हमें चाहिए, क्योंकि पावर नहीं रहता है तो मुझे वहाँ पे शासन करने में दिक्कत हो जाता है। कोई फैसला मैं ले रहा हूँ, कोई बीच में आकर टांग अड़ा दिया, इसलिए मुझे चाहिए कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों। और यही हुआ, कॉर्नवालिस की बात मान ली भी गई। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट्स टू कैंसिल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड टू इम्प्लीमेंट हिज डिसीजन। और इसको यह भी अधिकार दे दिया गया कि भैया अब जो है आपका काउंसिल है, यदि आपका काउंसिल किसी भी डिसीजन को लाकर आपको देता है और कहता है सर यह डिसीजन लेना है, तो आपके पास अधिकार है विशेष परिस्थिति में कि आप अपने काउंसिल के द्वारा लिए गए निर्णय को भी रद्द कर सकते हैं। तो यह पावर यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल का पद तो मिला ही, साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी इसे बना दिया गया।
अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नर जनरल हैड द राइट टू कैंसिल एंड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। अब सेम पॉइंट एक ही जगह पर मतलब 2 बार लिखा गया है, तो बस यह 2 बातें इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आपको बस यही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद 1793 का हम लोग एक्ट देख लेते हैं और 1813 से जो हम लोग है कल से देखेंगे। तो देखिए 1793 का चार्टर एक्ट की बात करें, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे हम लोग। तो यह पहली बार है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें यह पहली बार है टाइम 1793 जब कोई एक्ट लाया गया, उसके नाम के आगे चार्टर है। तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट लाया गया, तो इसको लिखना है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट को लाया गया था इसलिए कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं, राइट टू ट्रेड है, उस अधिकार को बढ़ा दिया जाए। यानी कि जैसे 5 साल के लिए आपने किसी को लोकसभा में भेजा, तो चार्टर एक्ट 1793 इस बात के लिए लाया गया कि उसका टाइम और बढ़ा दिया जाए, यानी 5 साल से ज्यादा कर दिया जाए। तो जैसे ही यह एक्ट लाया गया तो सबसे पहला काम यह किया गया कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भेजा गया था बिजनेस करने के लिए, उसको यह कहा गया कि तुमको 20 साल का और अधिकार दिया जाता है, यानी तुम अगले 20 साल तक और व्यापार कर सकते हो। यह नहीं बोला गया कि 20 साल जैसे ही खत्म होगा रद्द कर देंगे, नहीं, बोला गया अगले 20 साल तक के लिए यह लाइसेंस तुमको मिला। ठीक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है जिसमें आप लर्नर पे आप 6 महीने तक चला सकते हैं, उसी तरीके से इनको 20 साल का अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। अधिकार कौन देगा? आप सिंपल सी बात है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। इतना समझ में आ रहा है ना? चलो, एंड दूसरा जो इसमें लाया गया कि द सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स स्टार्टेड बीइंग पेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरी। अब यह किया गया कि भैया इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, उनको जो पेमेंट मिलता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रिवेन्यू में से देती थी, जो कमाई उसमें से। अब इनको क्या किया गया कि नहीं, अब भारतीय कोष से दिया जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का खर्च का वहन तो भारतीय लोग करेंगे ही, उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके पेमेंट का भी वहन करेंगे भारतीय। तो यह यहाँ पर से ड्यूअल शोषण पहले तो ले ही रही थी, उसके बाद अब इसने कहा कि भैया हम अपने में से नहीं देंगे, अब तुमको इंडिया वाला में से ही डायरेक्ट देंगे, इंडियन ट्रेजरी में से आपको पैसा दिया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तीसरा, द पावर दैट वाज गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज आल्सो गिवन टू द इनकमिंग गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स। यानी कि गवर्नर जनरल को जो पावर मिला, एक तो गवर्नर जनरल का और दूसरा कमांडर इन चीफ का। और यह पावर कैसे मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी भावनाओं को और अपने अपेक्षाओं को, अपने जो उसकी आकांक्षाएं थी वह रखा पिट के सामने। और पिट कौन है? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है जो संसद में अधिनियम लाया था। तो पिट ने मान लिया था बात। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने लगा तो उसने सोचा अरे भैया जा रहे हैं तो जाते जाते एक लड़ाई और, कि जो जो अधिकार मुझे मिला था वह आने वाले दौर में कोई भी यदि गवर्नर जनरल बनेगा या गवर्नर बनेगा तो उसको सेम अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कॉर्नवालिस था तो अधिकार इतना और दूसरा आएगा तो अधिकार कटेगा। तो यह चीज भी यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि भैया कॉर्नवालिस तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे बाद भी जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उसको उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना तुम एंजॉय किए हो। समझ में आई बात? If the governor general went out, he had to appoint one of the other military members of his council as deputy prime minister to act in his place. अब यह नियम तो बहुत बेसिक नियम है यार, यह नियम सभी जगह स्कूल में भी होता है। हेडमास्टर साहब चले जाते हैं तो दूसरे को प्रभारी बनाकर जाते हैं, एचओडी नहीं रहते हैं तो दूसरे प्रोफेसर को कह देते हैं कि आज मतलब 2-3 दिन के लिए एचओडी यह रहेंगे, वह साइन करते हैं। तो गवर्नर जनरल यदि कहीं चला जाता था तो बोला यही गया कि अब आप कहीं चले जाइएगा। पहले क्या होता था, कहीं चला गया, मतलब मान लो रानी के साथ घूमने चला गया, अब क्या हुआ यहाँ ऑफिस में काम आया तो सिग्नेचर ही नहीं हुआ पेपर पे, तो कैसे किसी का काम होगा। तो कहा गया कि भैया आप जाइए, आप घूमिए, आपको घूमना उमना भी रहता है तो आप घूम लीजिए, लेकिन जाते समय ध्यान रखिएगा कि अपने जगह किसी को पावर दे करके जाइए, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके, ताकि वह साइन कर देगा तो किसी तरीके का कागज जो है वह रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। ठीक है,
इसमें से एक पॉइंट और लिखिएगा जो यहां पर शामिल नहीं है। लिखिएगा, यह परंपरा 1919 ईस्वी तक चलती रही और इन सभी सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन मिलता रहा। ठीक है। अब यह ध्यान रखिएगा कि यदि गवर्नर जनरल बाहर जाता था तो उसके पास दो तरीके के अधिकारी हुआ करते थे, एक मिलिट्री ऑफिसर्स और एक नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स। तो वह जो अपॉइंट करता था वह नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था। ठीक है, यह नहीं कि वह मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। यह पॉइंट यदि और ज़्यादा मतलब अंदर में चला जाए नेट का एग्ज़ाम तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। आप बहुत क्लियरली इसको समझ कर रखिएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कहें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 1813 का चार्टर एक्ट और उसके बाद 1833 है, इस तरीके से। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 से लेकर के जो है 1813 पढ़ेंगे, उसके बाद 1833 पढ़ेंगे, उसके बाद 1853 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और 58 यहाँ तक ले जाकर इसको ड्रॉप करेंगे। फिर हम लोग 20वीं सदी में चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अन्यथा वीडियो के शुरुआत में ही हमने नंबर भी दिया है तो आप वहां पर व्हाट्सअप कीजिएगा। और मेरा सजेशन होगा कि आप लोग मतलब कोर्स भी परचेज कर लो, वहां पर बहुत ही ऑर्डर में हमने एक एक लेक्चर को करके बहुत विस्तार से पढ़ाया है। तो आपकी यदि इच्छा है तब आप ले सकते हैं मात्र 999 रुपये में। तो इससे ज़्यादा तो कम शायद कभी नहीं हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तब तो आपके लिए शुरुआत का जो वीडियो था, शुरुआत का जो लेक्चर दिया था हमने, उसको आप स्किप करके देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।